ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे आपको बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 के अंदर। ये जो गुफ्तगू हमारी चल रही होती है ऑन एयर, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैसे गुफ्तगू वो जो ऑफर हो रही होती है ना वो होती है। अभी बात हो रही थी कि ये बजट तो आने वाला, लेकिन उसके साथ एक मिनी बजट भी आ सकता है। और इस ब्रेक के दौरान ही हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया हमारे पैनल के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास साहब, जो कि साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एंटरप्रेन्योर भी हैं। आप इनको जानते हैं, आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू? ईद मुबारक। आई एम वेरी वेल। आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी हम मेरे ख्याल से ब्रेक से पहले एक और भी बात हो रही थी कि बजट की जो टाइमिंग है बड़ी अहम है। हाँ जी, हुकूमत ईद के तीसरे रोज जो है इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पेश कर रही है। कुछ फिशी है इसके अंदर या क्या है, क्यों ये चूज किया गया? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची? आई थिंक ये वो टाइम है जब हम सब इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जब हम बकरा खा के डाइजेस्ट कर लेंगे तो आई थिंक बजट भी डाइजेस्ट हो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो अटेंशन है वो डाइवर्टेड है। ऑलराइट, अच्छा यासिर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, डिफरेंट उसके इंडिकेटर्स और फैक्टर्स के ऊपर, क्या हमने खोया, क्या हमने अभी तक पा लिया है। आपने इसको किस तरह से देखा है? फिस्कल हमारा ईयर जो है 2024-2025 वो कैसा? ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आई थिंक फिस्कल डिसिप्लिन हमें इस साल नज़र आ रहा है। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स देयर इज बीन अ सरप्लस ऑफ द प्राइमरी सरप्लस 3% के करीब हम जा चुके हैं, जो कि पहले नहीं हुआ। हम हमेशा इस चीज़ को आर्ग्यू करते हैं कि हमारी आमदनी से कहीं ज़्यादा हमारे अखराजात हैं। सो फाइनली दे बैलेंसिंग दैट। सिमिलरली आप देखें आपके रेमिटेंस इंक्रीज़ हुए हैं, 30 बिलियन पे हम जा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन। It's a huge amount. I mean, last year alone we were touching about 4 billion in April. And similarly, आपकी जो इस साल मैं देख रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी इन्हांस हुई है। वो एक अलग डिबेट है कि हमने टैक्स दिया है, लेकिन ह्यूज अमाउंट 26% की हम बात कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्रेंस देखा जाए तो स्टॉक मार्केट माशाल्लाह 50% रिटर्न्स मिले लोगों को, 78,000 पॉइंट्स, ह्यूज जंप। सो एक किसी भी मार्केट की रिफ्लेक्शन जो होती है स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको आइडिया होता है हाउ द कंपनी इज डूइंग। सिमिलरली जो आपकी GDP ग्रोथ है 410 बिलियन पे हम आज लाई कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो आप बात कर रहे हैं इस पर मुख्तलिफ राय लोगों की पाई जाती है कि ये उस तरह से इंडिकेटर नहीं है, एक आम आदमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें मुख्तलिफ राय रखते हैं। नहीं, लेकिन वही मैं आता हूँ उस पर कि आपकी लास्ट ईयर GDP ग्रोथ 300 जो डॉक्यूमेंटेड है 370 बिलियन के करीब थी। आज आप देखें तो 410 बिलियन के करीब है। पर कैपिटा इनकम आपका 1600 के करीब था, आज आप देखें तो 1824 के करीब है। सो वी आर ग्रोइंग नॉट एट द साइज दैट वी शुड बी। अगर पाकिस्तान की टोटल नेटवर्क देखी जाए तो वी शुड बी टचिंग वेल ओवर 700-800 बिलियन। अगर अनडॉक्यूमेंटेड डाल दें तो शायद वाकई 600-700 के करीब हो, लेकिन हकीकत ये है कि हम डॉक्यूमेंटेड के ऊपर है नहीं। आज भी टैक्स GDP रेशियो आपका 9-10% के करीब है। आप देख लें आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, आपने टारगेट रखा था 13 के करीब, 14 के करीब, आप लोग 12.9 पे फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का हमने कर दिया, वो जो 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है वो हम पे ही डालेंगे। सुपर टैक्स में इजाफा हो गया। सो दिस इज गुड एंड बैड, बट जनरली जो नैरेटिव हम देने चाहते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, अपने लोकल पाकिस्तानीज़ को, डोमेस्टिक जो हमारे स्पेंडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, एज वेल एज इन्वेस्टर्स, कि पाकिस्तान इज़ फाइनली हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। टाइम लग रहा है। ये हमारे सिपा सलार ने कहा था कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि when is Pakistan going to rise? Now the question has changed, how fast is Pakistan going to rise? So we are heading in the right direction. So थोड़ी वक्त की ज़रूरत है। तो आप होपफुल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन आर ऑलवेज होपफुल। इसके साथ नजर भी आ रहे हैं तरसीलात ज़र की अगर बात कर लें 10 बिलियन USD उसमें इजाफा हमें देखने को मिला। चलें हमें वहीद खालिद रामे साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ पावर लूम्स एसोसिएशन के। राम साहब बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है कि साल 2024-25 में कौन से अहदाफ ऐसे हैं जो हमने मीट कर लिए और किन किन शोबों में हम उस तरह से नहीं जो अपने अहदाफ थे वो पूरे कर पाए। तो ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस प्रेसर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो आगे की बात है, जो बजट आना है, हमारी नजरें तो उस पे हैं, तवक्कुआत भी उस पे हैं, खदशात भी उसी पे हैं। क्योंकि हम लोग तो वही बात है कि डू मोर। अभी बिजनेस जो है या इकोनॉमी जो है वो इस नहज पे, इस जगह पे नहीं है कि हम कहेंगे ये सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। हाँ, हम लॉन्चिंग पैड के ऊपर हैं इस वक्त। जो हुकूमत ने 2024 के अंदर उसके इक़दाम थे, 2025 के अंदर जो उसके इक़दाम हैं, उसकी वजह से ये जरूर है कि हम इस पे हम स्टेबल हुए हैं। हमारे जो फॉरेन बायर्स थे वो बायर्स जो है उनका एतबार ठीक है। वहीद खालिद रामे साहब, सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई दोबारा से आपसे रब्ता करें। बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं इस डिस्कशन के अंदर, उनकी भी राय को शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच कियानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आवाम जो है वो तो ये देख रही होती है कि भाई उनके ऊपर टैक्स जो है वो कितना लगेगा या कितना नहीं लगेगा, उनकी ज़िंदगी के ऊपर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर हो रहा होता है, और वो होपफुल अब मुझे लगता है कि पहले जिस तरह से होते थे अब इतना बजट से होते नहीं हैं। आपको क्या लगता है अब ये जो बजट आने वाला है आवाम को कितना होपफुल होना चाहिए? क्या उनको रिलीफ मिल सकता है? कुछ उम्मीद रखें वो इस बजट से?
यानी साहब आप मौजूद हैं साहब? बल्कि यहाँ पे ये भी आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हमें जी। ईद का पूर्व मुसरत मौका है और थर्ड डे है, कोई गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन आकर बताएंगे कि आने वाले बजट में एक आम आदमी के लिए क्या कुछ होगा। सैलरीड क्लास जो है माजी में देखा वो बड़ा सब वो जो है उनको शिकवा रहता था कि सारा बोझ जो है टैक्सेस का उन्हीं पर डाल दिया जाता था। ईद के दिनों में हम भी तो आके देखें ना, काम कर रहे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जो काम है उसको वो करना पड़ेगा। अच्छा फरहान बुखारी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, यही वाला सवाल है कि एक आम आदमी जो है वो तो ये देखेगा कि भाई मेरे पे बजट कम, जो टैक्स है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बजट का मुझे क्या फ़ायदा होगा। आम आदमी फिर किस चीज़ की तरफ देखे, इस बजट से क्या उम्मीदें रखें? देखिए अभी तक जो इतलात हैं, अब वाज़े तौर पर मुकम्मल तौर पे तो कल पता चलेगा वज़ीर ख़ज़ाना की स्पीच। तो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो क्या सराही हैं। और एक सवाल बल्कि वहाँ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना से भी पूछा गया कि जी एक ऐसे वक्त पे जब आपने कितने पार्लियामेंटेरियंस को इस साल उनकी तनख्वाहों में मराहत में इतना इजाफा किया लेकिन आम लोगों का हाल बहुत बुरा है। ये एक बुनियादी खला है हमारे मुल्क में कि जो माशी तस्वीर हमें पेश की जा रही है उसका कोई रब्त आम आदमी से नहीं है। माजी में भी हमने ये देखा, आज भी हम वही देख रहे हैं। मैं देख रहा था एक कहीं पे एक वेबसाइट पे पहले कि शायद सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का कोई है। अब वो होता है नहीं होता ये मुझे नहीं इल्म, लेकिन अगर इस किस्म के इक़दाम किए गए तो जाहिर है उसमें एक आगे जो तासुर होगा लोगों में वो तो मनफी होगा। और ऐसी सूरत हाल में जबकि आज के नंबर्स कि देखिए ना, आप ये इकनॉमिक सर्वे जो आज जो पेश हुआ उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से 1.5% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ये बड़ी वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये नेगेटिव हुआ है, आउटपुट गिरी है। इसी तरह एग्रीकल्चर में 0.56%, मतलब वो तो ना होने के बराबर है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं और इन आदाद शुमार से लग रहा है कि लोगों की हालत इस साल में तो बहुत पतली रही है। फरहान बुखारी साहब, लोग फिर जो हैं डिफरेंट राय डेफिनेटली इस बजट के बारे में, इससे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आ रही है। लोग ये क्यों कह रहे हैं, मुबस्सरीन ये क्यों कह रहे हैं कि हम राइट पाथ के ऊपर है? क्योंकि अगर हम दुनिया भर के अंदर देखें तो हमें जो तरक्की नज़र आती है, मुआशी ग्रोथ नज़र आती है, वो LSM के अंदर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नज़र आती है। तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव के अंदर जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो ये है कि तारीख़ में मैंने पिछले तकरीबन 35 साल से मैं पाकिस्तान के बजट्स को देख रहा हूँ, उन पर रिपोर्टिंग मैंने की है, तबसरा भी किया है। हर हुकूमत ये कहती आई है कि जी हम बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, हम कामयाबी के रास्ते पे हैं। हुकूमत की बात करें तो बिलाल कियानी साहब हमारे साथ हैं। कियानी साहब ये बता दें कि ईद का पूर्व मुसरत मौका है, थर्ड डे है पाकिस्तानी शहरियों के लिए, हुकूमत की जानिब से इस बजट में क्या खुशखबरियाँ हैं, ज़रा कुछ बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो जी आपको और आपके नाजरीन को, आपके पैनलिस्ट को जी ईद मुबारक। देखिए जी सबसे पहले तो जो अभी आपकी डिस्कशन हो रही थी उसके हवाले से देखिए, कोई भी हरगिज भी ये दावा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और कोई चैलेंजेस नहीं है। मगर देखिए पिछले एक साल में जो सफ़र हमने तय किया है वो आप अभी से साल पहले लोगों की तजज़िया निकाल लें, लोगों की पेशन गोइयाँ निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में जो हुकूमत ने सफ़र तय किया वो उन सब तवक्कुआत से बढ़कर है। चाहे वो महंगाई की शरह में कमी होना हो, 38% से चूती भी महंगाई की शरह रिकॉर्ड कमी का आपने उसमें आपने देखी कि तकरीबन 0.4% तक वो आई। बिजली के नरखों में कमी हो, आपके पॉलिसी रेट में कमी हो, जो सारी कारोबारों का मुतालबा था 22% के करीब था और अब कोई 11% के लगभग है। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी दौरानिए में आपने देखा कि जो आपके 1 करोड़ से ज़ायद खानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते हैं, हमने खसारे भी कम किए। हुकूमत ने अपने फिस्कल डेफिसिट को, खसारों को काबू में भी लेके आई। IMF का प्रोग्राम भी तय किया और चलाया, मगर इसके बावजूद सबसे मुस्तहिद खानदानों के लिए, 1 करोड़ से ज़ायद खानदानों के लिए 460 अरब से बढ़ा के अखराजात 592 अरब तक लेके गए। तो ये सब चीज़ें, और करंट अकाउंट सरप्लस इस हुकूमत ने इस साल अचीव किया, जिसके नतीजे में आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, बढ़े। और ये ज़रिए मुबादला के ज़खायर की अहमियत क्या है आपके नाजरीन के लिए कि ज़रिए मुबादला के ज़खायर ही बुनियाद बनते हैं आपके बार बार IMF के पास वापस जाने के लिए। तो जब तक हम अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम और मजबूत नहीं करेंगे और आगे मुस्तकिल ज़रिए मुबादला के ज़खायर कमाने के और बढ़ाने का तरीक़ाकार नहीं निकालेंगे तो हम इस साइकिल से नहीं निकलेंगे। तो ये तो जी देखिए, ये तो सफ़र मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का तय हुआ है।
जिसको जो कि बैन अवी सतह पर भी माना जा रहा है, आपकी मूडीज या फिच जैसी रेटिंग्स एजेंसीज हों, उन्होंने भी तस्दीक की है। अब तो देखिए जी, तो एक तो हमने सफर तय किया, अब जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से हमने कहाँ जाना है, और ये आपके इस बजट के सवाल से मुंसलिक है। उसमें 2-4 बातें हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो ये स्टेबिलिटी हमने अचीव की है, इससे अब इसको हमने जेपरडाइज नहीं होने देना। मतलब कि हम नहीं चाहते कि आज हमने जो जिस मेहनत के साथ ये बैलेंस ट्राई किया है कि आहिस्ता आहिस्ता मईशत स्टेबिलिटी की तरफ भी आए मगर आप खसारे भी कम करें, तो हमने एक तो इस सफर को जारी रखना है। दूसरा, अब हम चाहते हैं कि मईशत में ग्रोथ आए, रोजगार बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, मगर वो भी हमने एहतियात के साथ बढ़ानी है और मुस्तकिल सतह पर बढ़ानी है। जिससे हम अक्सर आप ये फिक्रा और ये फ्रेज आप सुनते आए होंगे, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते हैं। इसका बुनियादी तौर पर मतलब क्या है? सबसे पहले ये कि उस तरह की कंजम्पशन लेड ग्रोथ ना आए जो कि हमने माजी में देखी है कि मईशत जब भी 4% से ऊपर ग्रो करने लगती है तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मगर उस तनासुब से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, और हम फिर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्राइसिस में आते हैं। ज्ञानी साहब, आपने खुद ही इंपोर्ट का जिक्र कर दिया। इसके अंदर अग्रीड आपकी जितनी भी बात है कि स्टेबिलिटी को हमने बरकरार रखना है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा बात होती है टैक्स रिफॉर्म्स की, लेकिन अभी तक हमने टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर अचीव क्या किया है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनकी शरह क्या आपको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस का ऑल्टरनेट हो सकता है? इसके ऊपर भी इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हमने इस साल के अंदर हमारी क्या तरक्की हुई है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बात कर रहा था जी, और मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आपको कल बजट में भी ये नजर आएगा इंशाल्लाह, और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरजीह भी है कि हमने आगे जिस तरह की ग्रोथ अचीव करनी है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। एक्सपोर्ट्स आर द प्राइमरी वे कि आप मुस्तकिल सतह पर एज अ नेशन आप मुस्तकिल सतह पर सालाना डॉलर कमाने की सलाहियत बना सकें, ताकि आइंदा आपको IMF वापस ना जाना हो। इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, और हमने आगे इंश्योर करना है कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, और इस हवाले से एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स भी और जो ऐसे सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखते आए हैं मगर अभी तक रियलाइज नहीं की, जैसे कि हमारे IT सेक्टर हैं, इन सबको बढ़ाना हमारी तरजीह होगी। ये बजट में भी रिफ्लेक्ट होगी, मगर बजट के अलावा जो हमारे बकिया ऑनगोइंग रिफॉर्म्स हैं ये उसके साथ भी जुड़ी हुई है, चाहे वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हों जिसके बारे में आज वजीर खजाना ने तफसील में बात की, और जिसके नतीजे में आपने देखा बिजली के नर्ख भी कम हुए हैं गुज़िश्ता महीनों में, मगर आगे काफी गुंजाइश है उन रिफॉर्म्स के, और उसका भी एक पाथ बताया गया। ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं, एक ऐसे टाइम में बजट आ रहा है जब IMF के हम प्रोग्राम में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हुकूमत के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जब आवाम पर बोझ डालना हो कि हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में मौजूद हैं, वहाँ से कुछ इस तरह की शराइत हैं जिनको हमें फुलफिल करना है, तो एक आम तासुर यही पाया जाता है कि इस बार भी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। बुखारी साहब, आप भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, पूछना चाहें। जी शुक्रिया। क्यानी साहब, मुझे ये बताइए कि आज के हवाले से आपने देखी होगी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें एक जो पार्ट था उसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया। आप हमें ये बताएं कि आदाद-ओ-शुमार के बाद ये जो आइंदा माली साल है, इसमें हुकूमत के पास कोई खाका है कि भरपूर अंदाज में इस मामले को टैकल किया जा सके? जी देखिए, इसमें जैसे कि आप जानते हैं बुखारी साहब, एक तो जी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू रोल जी एट हम, तो आज ही मुझे बल्कि पता चला जी ऑन द इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, जो आपने जो जिक्र किया, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उस पर मजीद काफ़ी एम्फेसिस किया, और एक तो आपका RSF है जो कि एक फंड है जो IMF से हमें एडिशनल फाइनेंसिंग की विंडो मिली है, वो भी अब इस क्लाइमेट एक्शंस के साथ लिंक्ड है। मगर आप जैसे कि जानते हैं कि हम सबसे वन ऑफ द लीस्ट कार्बन एमिटिंग ममालिक में शामिल हैं, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड ममालिक में शामिल हैं। तो इस हवाले से तो जी देखिए, हमने तो बुनियादी तौर पे वी हैव टू इंक्रीज आवर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट अडाप्टेशन, और आप जैसे कि जानते हैं कि इसके ये 18वीं तरमीम के बाद इसके काफ़ी एक्शंस अब सूबों तक भी, सूबे ऑन द ग्राउंड उनका भी बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह आप पंजाब में देख रहे हैं कि स्मॉग के खिलाफ एक काफ़ी मुतहरिक एक एक्शन नज़र आ रहा है आपको, और उसके अंदर चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, चाहे हमारे ये थ्रेशिंग मशीन्स हों। मैं खुद हल्के की सियासत करता हूँ जी, हमारे इलाके में काफ़ी थ्रेशिंग की मशीन्स जो कि बायस बनती हैं आबादियों में क्लाइमेट ये इसकी एमिशंस का भी, और साथ साथ वहाँ पे बेतहाशा बीमारियों का। तो ये, और वफाकी सतह पर वी नीड अ वेरी कोऑर्डिनेटेड नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी, जिसका अक्सर आप देखें कि अब जब भी हम कॉप जाते हैं, चाहे वो बाकू में था, वहाँ पे जाके इजहार भी होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर करते हैं। तो आगे यकीनन ये हुकूमत की तरजीह है जी,
और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आपको नजर आएगी। अब एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी भी जो कि काफी अरसे से फाल हो रही थी, मगर अब उस पे भी आपने देखा उसकी ऑपरेशनलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी दिस इज वेरी मच अ प्रायोरिटी एंड वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, चाहे वो अडेप्टेशन हो, चाहे वो मिटिगेशन हो, और चाहे वो क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड फाइनेंसिंग को टैप करना हो, जिसके लिए हमारे मुल्क में कैपेसिटी लैकिंग रही है, मगर अब द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन दिस एंड वी आर बिल्डिंग दैट कैपेसिटी। अच्छा कियानी साहब, हमारे साथ थोड़ी देर पहले खालिद खोखर साहब मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। वो तो बहुत ही ज़्यादा मायूस भी नज़र आ रहे हैं, गुस्से में भी नज़र आ रहे थे, और जब बात की गई उनसे टैक्स के बारे में कि नया टैक्स जो है वो ज़राअत के शोबे में लगने वाला है, उसके ऊपर वो कहते हैं कि अगर ये लग जाता है तो फिर हम तो मर जाएंगे, पूरा किसान जो है वो मर जाएगा, और उसके साथ अगले साल जो फसल है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं, और उनको इसके अंदर इस साइड डिस्कशन के अंदर शामिल भी नहीं किया गया, हालांकि वो स्टेक होल्डर भी हैं। इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, मेरे ख्याल से वो जो सूबाई सतह पर टैक्सेस जो हैं उसका उन्होंने हवाला दिया है, और देखिए मगर ओवरऑल तो हमने ये देखना है कि हमने इवेंचुअली जी देखिए हमें इस सूरत हाल पे आना होगा कि हमारी एग्जेम्पशंस और हमारी एनॉमलीज मईशत में कम से कम हो, टैक्सेस के अंदर भी डिस्टिंक्शंस कम हो सेक्टर्स के अक्रॉस, मगर जहां पर हमने मदद जिन शोबों को और जिन अफराद को पहुंचानी है उनको डायरेक्ट मदद हम उस तरीके से पहुंचाएं जिस तरह अब आप पंजाब में देख रहे हैं, चाहे वो किसान कार्ड के थ्रू लोगों को एक कार्ड दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में अब उनको चाहे वो 12.5 एकड़ तक के जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको डायरेक्ट कैश सपोर्ट दी गई। इसके अलावा उस कार्ड के तहत वो सब्सिडाइज्ड इनपुट्स ले सकते थे, फर्टिलाइजर, खाद, डीएपी की सूरत में, और साथ ही साथ उनको उसी कार्ड के थ्रू। लेकिन कियानी साहब, आपको नहीं लगता जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मामला है और फिर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फूड सिक्योरिटी के। तो उनको अगर शामिल ही नहीं किया गया इस डिस्कशन के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि ये भी ज्यादती होगी उनके साथ? जी देखिए, इसमें दो बातें जी। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, बड़े होलिस्टिक रिफॉर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स रिसेंटली कायम की, और इसके अंदर दीगर प्राइवेट सेक्टर से आउटसाइड गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनने काफी मैं कुछ मीटिंग्स का हिस्सा भी रहा हूँ जी, एक एग्रीकल्चर का रोड मैप बनाने के लिए और उसमें काफी हमारे यंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करने वाले प्राइवेट फार्मर्स भी शामिल हैं। उसमें एग्रीकल्चर के लिए एक्सेस टू फाइनेंस, मैकेनाइजेशन, आपके एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग की और लैंड की मैपिंग, ये सब चीजें शामिल हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत तो बहुत ही एक पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव अप्रोच रखती है। और देखिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, किसान खाद जी कहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है वो एक पीनट के मुताबिक है, उस तरह से भरपाई हो नहीं पाई। चलें अभी हम ट्रांसमिशन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक लेते हैं, क्या फिर आप आते हैं। तो बल्कि ये भी पूछेंगे बजट में किस तरह से जो IMF के जो शराइत हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये भी आपसे जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 इस वक्त जारी है। हमारे साथ सरदार यासिर इलियास साहब मौजूद है स्टूडियोज़ के अंदर, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब नहीं हैं, बल्कि वहीद खालिद रामे साहब, चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन मौजूद हैं। यासिर, मैं आपसे चाहूँगी कि गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात की मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्स की बात की कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसी मौजूद हैं कि वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की बात करती है, लेकिन जो बड़े ज़मींदार हैं या बड़े इस तरह के बिजनेसमैन हैं उनको इस तरह की कानून साजियाँ फराम करती हैं कि वो टैक्स से इवेट कर जाते हैं। एक तो इसके ऊपर आपका मैं चाहूँगी। उसके बाद उन्होंने NFC की बात की कि NFC जो है ना उसको रिविजिट किया जाना चाहिए। इस पे व्हाट डू यू थिंक अबाउट? लुक, आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए FBR नीड्स टू बी डिसमेंटल्ड और एक कम्प्लीटली नया इदारा बनाए बेस्ड ऑन न्यू पॉलिसी। रिफॉर्म्स आर नॉट इनफ, क्योंकि रिफॉर्म्स के हम पिछले 20 सालों से बात कर रहे हैं। टैक्स सिस्टम आपका इतना फ्लॉड और इतना कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप कोई एक टाइकून भी होगा तो उसको भी एक कंसल्टेंट चाहिए उसको एडवाइस करके टैक्स देना कैसे है। और टैक्स इवेजन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन या बिजनेस कर रहे हैं, दे ऑल विद इन द पैरामीटर्स, वो आपको पता है कि वो एस्केप नहीं कर सकते। एक बार आप टैक्स नेट में आगे तो फंस गए,
मेरा अफसोस और शिकवा और अलमिया ही है इस मुल्क के साथ कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स का इजाफा डाला जा रहा है, बर्डन डाला जा रहा है, बर्डन पास ऑन किया जा रहा है, तो पूरे मुल्क का ठेका हमने लिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली टैक्स इवेशन इज़ बीइंग डन बाय दोज दैट आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, और उसकी तरफ हम आ नहीं रहे। हम हर साल कहते हैं कि आपने जो इन्हांस कर लिया अपने टैक्स, उसमें आपका एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का कितना रोल है और जो नया टैक्स पेयर है वो कितना इजाफा हुआ, उसमें कोई इजाफा नहीं है। देयर इज़ नो एडिशनल टैक्स नेट दैट्स बीन एनहांस्ड, और इसी एलमी की वजह से, इसी डिस्कनेक्ट की वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, एंड यू हैव टू गो बैक टू IMF, जो आपका डेफिसिट है वहाँ से पूरा करते हैं। 50% डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपकी वैसे भी जा रही है टुवर्ड्स योर IMF। मैं समझ रहा हूँ कि FBR needs to restructure this, so it's not just the large scale manufacturers, it's not just people like us जो हमारे businessmen के ऊपर impose किया उन्होंने, it's not just sale tax, not just it's much more than that, it's much more complicated। और मैं समझ रहा हूँ कि इसको completely undo करके redo करके एक नया इदारा बनाया जाए जिसके ऊपर blackmailing ना हो। गवर्नमेंट कोशिश तो करिए इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, आपको लगता है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो स्टेप्स वो ले रहे हैं, I don't think it's the right approach, क्योंकि वो blackmailing tactics हैं by FBR and that's the wrong approach, क्योंकि इससे fear create होगा, इससे panic create होगी, अनसर्टनिटी की बुनियाद पे लोग भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, कहेंगे यार दिस इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, और हमारे ऊपर मजीद जो है ना वो आप समझे कि लगान हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन नॉट डील विद दिस। पाकिस्तान में किसी बिजनेस का बस इतना टाइम नहीं है को ब्लैकमेल हो। वी विल रादर गो डू बिजनेस इन दुबई, रादर गो डू बिजनेस एल्सवेयर, जहाँ पे हमें कोई ब्लैकमेल नहीं करता। और FBR का टिपिकल वही ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है कि आप अगर टैक्स नहीं देंगे आपके अकाउंट अटैच कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। ये मैं बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ जो लोग बिलियंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चले, आप जिस तरह बात कर रहे थे कि एक टाइम पे जिस तरह पाकिस्तान में इकॉनमी की कंडीशन रही, जिस तरह यहाँ पे कुछ मसाइल थे, लोग यहाँ से बाहर उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया। रामे साहब ये बताएं कि फैसलाबाद भी हम देखते हैं पाकिस्तान को उसको मैनचेस्टर बोला जाता है, कपड़े की सनत वहाँ पे खासी है, वहाँ भी माजी में देखा कि एक टाइम पे पावरलूम बड़ा ग्रो किया, उसने एनर्जी क्राइसिस खत्म हुआ, एक गवर्नमेंट थी उसने कुछ फैसिलिटेट भी किया वहाँ पे पावरलूम्स को, लेकिन उसके बाद इस तरह का भी टाइम आया कि बड़ी तादाद में वहाँ से जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। अभी करंटली क्या सूरत हाल है आपके वहाँ? देखिए जी, करंटली भी जो है वो सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि हमारे फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, सारा ही पावरलूम्स तो जो है पिछले 4 सालों में वो तकरीबन 50,000 पावरलूम्स स्क्रैप हुई हैं। उसकी वजह क्या थी कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी स्पीड स्लो थी, हमारी एक्सपोर्ट स्लो थी। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ डाउनस्ट्रीम सारी इंडस्ट्री जो है उसको ऑर्डर्स मिलना शुरू होते हैं, वो फिर अपना सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा मसला पावरलूम्स जो है पिछले 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि 2025 में थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुई हैं, थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुई हैं, बल्कि पिछले 3.5 साल के बाद ये पहला मौका है कि इसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है और जो पुराने सारे यूनिट्स बनते वो यूनिट्स चलना शुरू हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी बेहतरी है। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि जो हुकूमत ने EFS स्कीम दी है, एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेशन स्कीम, उसके अंदर जो अनोमलीज हैं, अगर आने वाले बजट के अंदर हुकूमत ने उनको दूर ना किया कि ये सब बिजनेसेस को जो है उन्होंने एक लेवल प्ले फील्ड देना है और सब बिजनेस को जो है वो विन विन पोजीशन देंगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी हर सेक्टर के अंदर ग्रो कर सकेगी। आप किसी एक सेक्टर को मार के दूसरे एक सेक्टर को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंटेग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, और सब साइकिल जो है वो एक्सपोर्ट्स का हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का हो, SMEs हो, वो चलेंगी। और इसके लिए हुकूमत को सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप रियल स्टेक होल्डर, जिसकी पहले भी कियानी साहब ने भी बात की, बाकी लोगों ने भी, कि रियल स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात की जाए। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। मतलब आप लोगों से भी बजट से पहले कोई तजावीज़ वगैरह नहीं ली हुकूमत ने, आप लोगों को भी लूप में नहीं लिया इस पूरे मामले में? जी, इसमें हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं फैसलाबाद चैम्बर में हमारे पास आए थे, हमने उन्हें तजावीज़ दी हैं कि जिस तरह हमारे पावर लूम्स के लिए थी कि जो आप एक्सपोर्ट्स को बिजली का रेट देंगे वही आप लोकल जो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड लूम्स हैं उनको दें, ताकि लोग ग्रो कर सकें और उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इम्पोर्टिंग कंट्री बनाने के बजाय आपने लोकल जो इंडस्ट्री लगी है जिसने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो लाखों लोगों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, हजारों अरबों रुपए। इस पे मजीद बात करते हैं रामी साहब, इस पे मजीद बात करते हैं कि इसको कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन जानेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहें कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक जो रवायती किस्म के हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि बेस्ट बजट है, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता, और अपोजिशन जो है रवायती तौर पर उसको जो तनकीद का निशाना बनती है। वही तनकीद हमने देखी, उमर अयूब साहब थे, वकास अकरम साहब थे, उमर अयूब साहब के अच्छे से इकॉनमी को समझते भी हैं। उन्होंने बड़े मजे की बात जो की है ना, वो मैं चाहूंगी कि जरा कमेंट हम ले फरहान साहब का। वो कहते हैं जो ग्रोथ दिखाई ये भी फॉर्म 47 की ग्रोथ है। देखिए ये तो फिर एक ऐसी बात है जो कि सियासी पैराए में की जा सकती है, आपकी और मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि वो सियासत खेल रहे हैं, वो तो जिस हकीकत के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, इकनॉमिक सर्वे आया है, मुल्की मईशत है, इस पर तो बात कर नहीं रहे। अब उन्होंने एक इतराज़ उठाया कि जी लाइव स्टॉक किस तरह बढ़ गया इतना ज़्यादा जबकि फसलें क्रैश हुई। भाई पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहले भी हो चुका है। आप माशी तारीख़ पाकिस्तान की उठा के देखें, ऐसे साल आए हैं माजी में गुजरे हैं कि जब क्रॉप्स फेल हुई और उसके बावजूद एग्रीकल्चर बच बचाव करके निकल गया लाइव स्टॉक की वजह से। तो ये हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि लाइव स्टॉक वो आपकी खड़ी फसलें नहीं खाते। कई जगहों पे तो जो गरीब किसान हैं वो तो शामलात, ये जो सरकारी इलाका है वहाँ पे ले जाते हैं। हो सकता है लोगों ने वो जो इनके बानी पीटीआई हैं उन्होंने एक मशवरा दिया था कि मुर्गियां पालें, तो उधर से उन लोगों ने और एक साहब माजी अमल भी कर लिया होगा। माजी के एक साहब जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हें बड़ा शौक हुआ इस्लामाबाद के करीब उन्होंने लाइव स्टॉक के लिए एक जगह की, लेकिन जानवर खरीद के वहाँ पे ले जाने की तैयारी थी। तो किसी ने पूछा कि आपने चारे का बंदोबस्त किया, तो उन्होंने चारे का कोई बंदोबस्त नहीं किया था। फिर अज़राए मजाक किसी ने पूछा कि क्या आपने मैकडोनल्ड से बर्गर्स ला के अपनी गाय भैंसों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन ये तो आप छोड़े एरिया है जो टेरेन है, यहाँ पे मतलब ओपनली भी लोग अपने जानवरों को छोड़ते हैं। अच्छा यासिर साहब, एंड में अभी हमारे पास टाइम बड़ा कम है, रीफंड्स के हवाले से जो एप्टमा है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो बात करते हैं कि हुकूमत रीफंड्स कई साल हो गए हैं आप लोगों के होल्ड किए हुए हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली ना तो हम लार्ज स्केल पे फोकस कर रहे हैं, ना एसएमईज पे फोकस कर रहे हैं। और लार्ज स्केल का अलमिया ये है कि उनके पास जितने रिफंड्स पेंडिंग है एफबीआर में, अभी तक उन्हें रिफंड मिलने, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आम बिजनेसमैन के भी इतने के पेंडिंग है। हमारे काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जिनने पाकिस्तानी बैंक्स में यहाँ पे डॉलर्स रखे हुए हैं। उनसे भी सवाल पूछा जाता है कि आप डॉलर्स क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे, और हम कहते हैं हमें रेमिटेंस की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि आप एफडीआई लेके आएँ, और उनके जो टैक्स रिफंड्स हैं उनको नहीं अदा किए जा रहे हैं। सिमिलरली लार्ज स्केल का भी इशू। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, CBT ऑन फॉरेन एसेट्स, हमने सारे पाकिस्तानीज़ को कहा कि आप लोग अपने फॉरेन एसेट डिक्लेयर कर दें। इट इज़ इरेलेवेंट कि उन्होंने वहाँ से इनकम से किए हैं, जो भी किए हैं उनके बाहर एसेट्स हैं जो टैक्सड हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके ऊपर कैसे टैक्स लगा सकती है? तो अगेन ट्रस्ट डेफिसिट में इजाफा किया जा रहा है, और ट्रस्ट डेफिसिट जब तक कम नहीं होगा टैक्स कलेक्शन आपकी इन्हांस नहीं होगी। तो अगेन मैं कहता हूँ कि रिफॉर्म्स, रिविजन, restructuring is imminently required to enhance the tax net। और जब तक हम ये नहीं करते, जब तक रिफंड्स नहीं देते, हम देखें लोन्स क्यों ले रहे हैं। इस साल भी 680 बिलियन रुपीज़ के लोन्स लिए गए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के उनके पास पैसे नहीं है, और आधे से ज़्यादा पैसा तो हमारा एफबीआर में फंसा हुआ है। तो आप इसको बहाल करें, वापस रिफंड्स दें ताकि लोग बिजनेस में लगा सकें और आपकी इकॉनमी ग्रो होगी। हम वापस अपनी फैक्ट्रीज़ में लगाएंगे, अपने स्टाफ को देंगे। हमने पैसे पाकिस्तान से बाहर तो नहीं लेके जाना है, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट है जो हमारा और एफबीआर के बीच है। लग ऐसा है कि रिसोर्स जो है ना उनको अगर बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकती है, और हमें लोन्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब मिनरल्स की बात करें, आपको वक्त हमारे पास हो गया खत्म। 10 सेकंड्स के अंदर अगर आप जल्दी से मिनरल्स, अगर मिनरल्स में आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन पैसा लगाएं तो उनके पास पैसा होगा तो लगाएंगे। तो इन रिफंड्स की सख्त जरूरत है ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सकें। आखिर में एक बड़ा मुख्तसर सा नुक्ता वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख देखें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ सामने आती है कि एक हुकूमत पॉलिसी बनाती है, दूसरी आके उसे ख़त्म कर देती है या उसमें तब्दीली कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुल्क पे, मुमलिकत पे एतबार करें, तो फिर आपको पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह यासिर साहब फरमा रहे हैं, उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा, वो एश्योरेंस देनी पड़ेगी। स्पेशली जो इकोनॉमी है, मुझे ऐसा लगता है उसको नो गो एरिया बना देना चाहिए कि कोई भी, चाहे गवर्नमेंट चेंज होती रहे, इस सेक्टर को कोई नहीं छेड़ेगा। बहरहाल जी, वक्त हमारे पास इस ट्रांसमिशन का इन 2 घंटों का खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे। फिर वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।